So in this video we will solve our NEET physics question paper। जैसे कि कल क्वेश्चन पेपर हुआ है 13 सितंबर 2020 को फिजिक्स का 45 क्वेश्चंस थे। मैं आपको G5 सेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ। G3 सेट कल मैंने सॉल्व करके ग्रुप के ऊपर भी भेज दिया था। साथ में ही जो पॉइंट्स एनसीईआरटी के किताब में जिन पेज नंबर्स के ऊपर है वो पेज नंबर भी हमने दे दिए थे, साथ में हल्के से सॉल्यूशंस भी बता दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में पेपर एक्सप्लेन करके दूंगा। दिस इज लाइव लेक्चर बट आगे जाके ये सेव्ड भी रहेगा। उस वजह से मैंने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स भी मैंने टिक करके पहले ही दे दिए हैं। मीन्स अगर किसी स्टूडेंट को क्विकली सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो वो भी देख सकता है। सारे सेट में G3, G5 बाकी जो सेट है उनमें भी क्वेश्चन सेम थे, सिर्फ सीक्वेंसिंग आगे पीछे हो सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप उस हिसाब से आपका कोड भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड साथ में ही जैसे ये क्वेश्चंस है, मैंने क्वेश्चंस के साइड में 11th और 12th एनसीईआरटी की किताब की कौन सी पेज नंबर के ऊपर इसकी थ्योरी और एज इट इज फॉर्मूला और क्वेश्चन मिल सकता है ये लिख के दिया है। मैं साथ में आपको समझाऊंगा कि इस पेज के ऊपर ये ऐसे ऐसे दिया है। देखो, दो पार्ट है 11th के एनसीईआरटी की किताब के, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, एंड 12th के दो पार्ट। 11th में पूरा पार्ट फर्स्ट में कुछ नंबरिंग है, वही नंबरिंग आगे भी कंटिन्यू की है। मीन्स 11th के पार्ट 1, 2 में नंबरिंग चेंज नहीं, तो मैंने 11th लिख दिया, पेज लिख दिया। तो आप क्रॉस चेक या फिर खुद के लिए और डिटेल में स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इट वॉज समवॉट ईजी, ठीक है। पिछले 2 सालों से ईजी आ रहा है। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी टेस्ट में हो चुके हैं या फिर आपको आपकी किताब में लिख के मिलेंगे। थ्योरी कंसेप्ट तो A to Z आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये एक्स्ट्रा आ गया करके। मैक्सिमम थ्योरी कंसेप्ट आपके किताब में ही मिल जाएंगे एंड कुछ तो क्वेश्चंस एज इट इज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिया है, सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू AC वोल्टेज सोर्स। तो ये AC करंट का क्वेश्चन है। मैं 45 क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सॉल्व करके दूंगा इस G5 सीरीज के। तो LCR सर्किट में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। L इंडक्टर, C कैपेसिटर, ये रेजिस्टर दिया है एंड इसे मैंने AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। LCR, L इज रिमूव्ड, मैंने L हटा दिया। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज π/3। इंस्टेड C इज रिमूव्ड, दूसरी बार C को रिमूव कर दिया। फेज डिफरेंस इज अगेन π/3 बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। पावर फैक्टर आपको पूछा है, तो सबसे पहले पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है cos phi। अब ये cos phi पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, तो इसमें ये पहले तो phi निकालना है हमें। phi के लिए एक फॉर्मूला होता है tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC/R। तो अगर मैं XL देख लूं, XC देख लूं एंड उसके बाद R की वैल्यू भी देख लूं, ठीक है, ये कुछ वैल्यू मुझे पता चले तो उनके ऊपर से मैं phi निकाल सकता, phi के ऊपर से cos phi। तो अभी देखो, एक एक कंडीशन चेक करते हैं जो भी हमें लिख के दी है। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, L इज रिमूव्ड, मैं L को हटा देता हूं। सर्किट क्या बचेगा, देखो CR सर्किट बचेगा। इफ L इज रिमूव्ड, CR सर्किट, CR सर्किट के लिए हमें XC मिलेगा। तो देखो अभी क्या लिख सकता हूं मैं, tan phi, ये फर्स्ट केस में CR सर्किट में L को रिमूव किया ना, CR सर्किट बच गया। फेज डिफरेंस π/3 है, तो tan phi इक्वल्स टू XC/R। tan π/3 और 60 डिग्री इक्वल्स टू XC/R। tan 60 कितना होता है, √3। तो मैं XC की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, √3R। ये एक वैल्यू आ गई XC की, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। सिमिलरली XR की वैल्यू में मैं निकाल के देता हूँ। XR कैसे निकालेंगे, सेकंड कंडीशन पढ़ो। C रिमूव कर दिया सेकंड कंडीशन में, तो ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में C रिमूव कर दिया, C रिमूव कर दिया तो मुझे LR सर्किट मिलेगा। ये है L, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वापस मैं क्या लिखूंगा, tan phi इक्वल्स टू, अब सिर्फ कैपेसिटेंस है तो XC/R, ठीक है। phi की जगह π/3, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज नथिंग बट √3 इक्वल्स टू XC/R। XC की वैल्यू कितनी, सॉरी ये L था, C रिमूव किया ना तो ये L बाकी था, तो ये XL/R।
एक्स एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, एक्स एल इक्वल्स टू √3r। तो यहां से ऐसे मुझे समझ में आ रहा है एक्स भी उतना ही है, एक्सएल भी उतना ही है, एक्सएल माइनस एक्सी 0 निकल के आएगा। मीन्स यहां से जो tan phi निकल के आ रहा है, tan phi की वैल्यू कितनी आई है 0। tan phi 0 मीन्स phi भी कितना होगा 0। अब phi जो 0 आया है वो इस पावर फैक्टर के फॉर्मूला में लिख दो, ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है ना, तो cos 0 इक्वल्स टू 1। सो आवर आंसर इज सेकंड, जो मैंने पहले ही टिक करके दिया था। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन था ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 11 की किताब में 241 नंबर पे जो आपको हुक्स लॉ एंड उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस दिया है उसके ऊपर बेस्ड है। सिंपल क्वेश्चन है, वायर की लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है, फिक्स सपोर्ट से हमने हैंग कर दिया। हमें क्या पूछा है, यंग्स मॉड्यूलस के लिए एक्सप्रेशन। यंग्स मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला याद करो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L बाय L, ये हो जाएगा FL बाय A डेल्टा L। अब अगर मैं मास m यहां से छोड़ देता हूं, ये मास m है, अगर मैं m मास लगा दूं तो फोर्स कितना लगेगा mg, वेट के बराबर, तो ये हो जाएगा mg L। ठीक है, एरिया वैसे ही रहने देना, डेल्टा L चेंज इन लेंथ कितनी होगी, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ है L1, इनिशियल लेंथ है L, तो डेल्टा L को मैं क्या लिख सकता हूं L1 माइनस L, ये वैल्यू डेल्टा L की यहां पे रख दो, तो A इन ब्रैकेट L1 माइनस L, ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर बेस। ठीक है, तो यहां तक तो आपको पढ़ाया भी गया था, सिर्फ आपको ये एक वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो अभी रिवीजन में 5 दिन पहले भी ले लिया था क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म के रिवीजन के अंदर क्या दिया है देखो, लॉन्ग सोलोनॉइड दिया है 50 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, हैविंग 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 100, कैरीज करंट 2.5 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलोनॉइड इज, सोलोनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। 12 की किताब में 152 नंबर के पेज में जहां पे एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन लिखे हैं उसमें सोलोनॉइड दिया है, सोलोनॉइड के सेंटर पे फील्ड कितनी होती है, B इक्वल्स टू म्यू 0 NI, ये है फॉर्मूला किसके लिए, सोलोनॉइड के सेंटर पे फील्ड, तो म्यू 0 NI, ये जो N है इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I, तो म्यू 0 की वैल्यू ये इन्होंने दी है, वो वैल्यू लिख लेता हूं मैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स 100 अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 0.5 मीटर लिख लेता हूं मैं, ये जो 50 सेंटीमीटर लेंथ है 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर इनटू करंट 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये 5 5 हो जाएगा, 5 4 20 पाई इंटू 10⁻⁻⁵, 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और ये इतनी टेस्ला होती है फील्ड का यूनिट, 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴, कितना आएगा ये 6.28 इंटू 10⁻⁻⁴, ये है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आ रहे क्वेश्चन आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, चेक कर लो, मैं लाइव में भी चेक कर रहा हूं कि कितने स्टूडेंट जुड़े हैं, कैसे देख रहे हैं। ठीक है, सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ये है रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I on one surface of small angle prism with angle of prism A emerge normally from opposite surface. If refractive index of material of prism is mu, angle of incidence is nearly। देखो मैं पहले एक प्रिज्म ले लेता हूं, एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये है प्रिज्म, ठीक है, इसमें भी ये ऐसा स्मॉल एंगल वाला ड्रॉ करेंगे। देखो अब मैंने क्या किया, एक रे इंसिडेंट कर लिया, कितने एंगल पे, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये ऐसे कुछ रिफ्रैक्ट होगा एंड यहां से नॉर्मली बाहर चले गया, ये कैसे बाहर चले गया नॉर्मली, तो मैं इजी मेथड इसको सॉल्व करने की बताता हूं। देखो ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म A,
दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये है I, तो ये होता है R1, यहाँ पे R2 एंड ये इमर्जेंस एंगल E। अब मुझे बताओ R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि नॉर्मल से एंगल R2 कितना बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, तो R2 की वैल्यू 0 हो गई, साथ में E की वैल्यू भी 0 हो गई। हमारे पास एक रिलेशन था, मैंने प्रूफ करके दिया था, ये जो प्रिज्म होता है उसमें A को हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, ये दो एंगल्स की सम, बट R2 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो A को मुझे क्या लिखना होगा, R1 के बराबर, A इक्वल्स टू R1। अब देखो क्या यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं हम। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, एंड μ2 की वैल्यू म्यू ऑफ प्रिज्म दैट इज म्यू, ये होगा साइन I। अब साइन R की जगह R1, साइन R1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ये सॉरी ये कितना A के बराबर, तो साइन I बाय साइन A इक्वल्स टू म्यू इफ थीटा इज स्मॉल, क्योंकि हमें क्या दिया है, स्मॉल एंगल प्रिज्म, थीटा बहुत ही छोटा है। इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये बहुत बार हम समझा चुके हैं क्लास में भी, अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा I अपॉन A इक्वल्स टू म्यू और I इक्वल्स टू म्यू टाइम्स A। दिस इज आवर आंसर, ये है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्पेस का रीजन दिया है हमें जिसमें वॉल्यूम 0.2 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 12 के एनसीईआरटी के बुक में 61 पेज पे रिलेशन दिया है E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। ये ऐसे रिलेशन 3-4 बार देखते हैं हम फिजिक्स में, ठीक है। तो E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। नाउ सिंस दिस पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट, कांस्टेंट थ्रू आउट विच इज 5 वोल्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होगा, 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो फील्ड पोटेंशियल से 0 निकल के आएगी, सिंपल है। ऐसे होलोस्फीयर के अंदर भी होता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट फील्ड 0 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्स मॉडल किसमें वैलिड नहीं होता। बोर्स मॉडल वैलिड होता है न्यूक्लियस, उसके अराउंड एक ही आपको सर्कल आना चाहिए, ठीक है। यह न्यूक्लियस तो इसके अराउंड एक ही रेडियस आनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर बन गए तो फिर ये बोर्स लॉ वैलिड नहीं होता। मीन्स मल्टीपल लेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टीपल ऑर्बिट्स में ये रोटेट हो रहे, तो नहीं होगा, एक ही ऑर्बिट होना चाहिए। तो हेलियम एटम के सिंगल आयोनाइज में हो सकता है, ड्यूट्रॉन में भी हो सकता है, बट हाँ आयोनाइज अगर नियॉन का एटम है तो उसमें ये लॉ वैलिड नहीं बन सकता, ज्यादा अगर ऑर्बिट्स आ गए तो। हाइड्रोजन एटम के लिए तो लगाते ही है हम, तो ऑप्शन थर्ड है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट विथ एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग surface at normal incidence having surface area this, energy received by surface during time span of 1 minute। अब देखो मैं इस फ्लक्स इंटेंसिटी को ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, समझा है ये, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी कितनी होगी इससे, IAT के बराबर, IAT के जितनी, IAT निकाल के देखते हैं कितना होगा, I 20 W पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने वो सेंटीमीटर क्यों नहीं कन्वर्ट किया, यहाँ पे कैंसिल ही हो रहा, इंटू 1 मिनट, 1 मिनट कितने सेकंड, 60 सेकंड, 6 2 जा 12 2 जा 24 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल, ये आएगा आंसर। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल है। आ रहे, चलो फिर नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v volt if d Broglie's wavelength of electron is 1.227 into 10 raised to -2 नैनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज, देखो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के लिए एक बड़ा सा इक्वेशन लिखा था हमने, लैम्बडा इक्वल्स टू कितना होता है, h बाय p वेयर p इज मोमेंटम, और h बाय अंडर रूट ट्वाइस me और h बाय अंडर रूट ट्वाइस m क्यू v, ऐसे लिखा था ना।
तो ये जो आखिरी का फॉर्मूला है वोल्टेज वाला, ये काम में आएगा। एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए मैंने इनकी शॉर्ट वैल्यूज भी लिख के दी थी, याद हो तो। ये h/√2m³ इतना सारा आपको उस वक्त एग्जाम में कैलकुलेट ना करना पड़े, इस वजह से इसका शॉर्ट में आंसर लिख के दिया था मैंने 12.27/√v। ये याद करके जाना बोला गया था आपको, 12.27/√v आर्मस्ट्रॉन्ग। ये लर्न कर लिया ना, इतने बड़े कैलकुलेशन से बच जाएंगे स्टूडेंट। एंड उन्होंने भी देखो ये वैल्यू भी उस हिसाब से ही दी है वेवलेंथ कि आपका आंसर जल्दी है। जिस बच्चे ने यहाँ पे वैल्यूज डाल दी h की 6.3 इंटू 10⁻34, मास 9.1, Q 1.6 10⁻⁻19, कैलकुलेशन करते बैठा, 5 मिनट गए वेस्ट। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का था, प्रोटॉन का था, और मैंने ये लर्न करवाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन लर्न करके रखने थे शॉर्ट फॉर्मूले। इजी है ना। ये क्या होगा 12 अब √v कितना हो जाएगा, √v इक्वल्स टू 12.27, आर्मस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻⁻10 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर है तो 10⁻⁻9, ये ऐसे होगा। तो अब देखो ये बन रहा है, यहां से बाकी रहेंगे 10, ये काट देता हूं मैं, तो यहां से ये -11, यहां से भी 10 बाकी रहेंगे, तो √v की वैल्यू कितनी आ रही है 10 इंटू 10, दैट इज 10⁻²। v क्या होगा 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴। ये आंसर थर्ड। 12 की किताब में 400 नंबर के पेज पे दिया है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली भी लिख के दिया है किताब में, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, आ जाएगा फिर ये। तो ये था 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, ग्रेविटेशन का बेसिक, जिसमें वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 11th की किताब में 191 पे दिए है। जी एट हाइट h मैंने आपको 2 पढ़ाए थे फॉर्मूलेज, एक तो लार्ज हाइट के लिए, कंपेरेबल हाइट के लिए, एक स्मॉल हाइट के लिए। लार्ज हाइट और कंपेरेबल हाइट के लिए फॉर्मूला है r/r+h होल स्क्वायर इंटू g, अगर कंपेरेबल हाइट पे जा रहे हैं। एंड हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इट इज कंपेरेबल हाइट, बहुत बड़ी हाइट है, तो h की जगह मैं r/2 लिख देता हूं, ये आ जाएगा r/r + r/2 होल स्क्वायर इंटू g। एक आधी बॉडी 72 न्यूटन सरफेस पे वे कर रही, तो r/2 पे कितना वे करेगी, यही निकाल रहे हैं हम। ये कितना हो जाएगा g एट हाइट h इक्वल्स टू r/3r/2 होल स्क्वायर इंटू g, ये हो जाएगा 2/3 होल स्क्वायर इंटू g और 4/9 g। तो g एट हाइट h इक्वल्स टू 4/9 g। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मास से तो m टाइम्स g एट हाइट h इक्वल्स टू m इंटू 4/9 टाइम्स g। तो mg की वैल्यू पहले ही दी है इन्होंने, कितनी है 72, तो 4/9 इंटू 72 कर लेते हैं, 8 4 32 न्यूटन आ गया। वेट एट हाइट h 32 न्यूटन, सिंपल है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विजिबिलिटी भी सही से आ रही है आपको यूट्यूब के ऊपर, सही चल रहा, चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये ग्राफ तो डायरेक्ट आपकी किताब में डायरेक्टली 3 ग्राफ दिए थे, उसमें से एक है ये। देखो आपको रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर बतानी थी कॉपर की, 12 की किताब में करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का यूनिट है, उसमें वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर दिया है। ये ग्राफ डायरेक्टली है, उसके साइड में ये ग्राफ भी है, बट ये अलॉयस के लिए था, क्रोमियम लाइक अलॉयस के लिए बताया था हमने कि ये जो ग्राफ है क्रोमियम लाइक अलॉयस के लिए, अगर कॉपर है तो ये ग्राफ सही होता है, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर्स के लिए भी बताया था जिनको याद है। नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी था, 12 की किताब में 391 पेज पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके अंदर अगर समझो एक आधी प्लेट है, उसके ऊपर लाइट छोड़ दे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, करंट फ्लो होता है। बट इसके लिए नेसेसरी कंडीशन ऐसी होती है कि फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इस प्लेट के ऊपर गिर रही है ना,
दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में अब क्या दिया है। लाइट की फ्रीक्वेंसी पहली बार कितनी है, फ्रीक्वेंसी न्यू से भी लिख सकता हूं मैं, न्यू इक्वल्स टू, और एफ से लिख लेता हूं। चलो क्या दी है, 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एफ इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स एफ नॉट। ठीक है, चल जाएगा। व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाफ, इंटेंसिटी इज डबल। तो मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था, देखो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटोइलेक्ट्रिक करंट और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बट अब इन्होंने क्या कहा है, व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी इज हाफ, तो मैंने एफ की वैल्यू f/2 कर ली। अब क्या होगा देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस है ये 1.5/2 एफ नॉट हो जाएगी और 0.75 एफ नॉट, बट ये तो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई ना। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम कोई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होती है तो नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन भी दिया था, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो बनेगा, जीरो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। ठीक है, आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से 4 टाइम्स 5 टाइम्स मत कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, सोचना है थोड़ा, थ्योरी लिख के दिए थे एक एक पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आई आरएमएस याद करो कितना होता है, वी आरएमएस बाय यहाँ पे कैपेसिटर है तो एक्सी, वी आरएमएस की वैल्यू 200, एक्सी की वैल्यू 1/2 पाई एफसी, वेयर एफ इज फ्रीक्वेंसी। ये हो जाएगा 200 इंटू 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू सी, 200 इंटू 2 400, 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 50, कैपेसिटेंस 40 माइक्रोफैराड है 10⁻⁻⁶, ये आ जाएगा। देखते हैं अब ये किसके बराबर आएगा, नियरली 1 2 3 4, 4 कैंसिल कर देते हैं, ये बचेगा 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 20 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻²। इसमें से भी एक कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशंस करने हैं, आप भी कर सकते हो इन कैलकुलेशंस को। 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻1, 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻1, ये 24 इंटू 10⁻⁻1, नियरली 2.4 आ रहा। कौन सा ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन, 2.5 के करीब, 0.14 से मल्टीप्लाई कर लिए, सिंपल। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अगर पता है, सिंपल वाला, 12th में दिया भी है ये, कि 12th की किताब में 241 पेज पे ये एनसीईआरटी की बात चल रही है, वी आर एम एस बाय एक्सी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा है, एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप 1.22 लैम्बडा बाई डी, इतना सिंपल फॉर्मूला है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के लिए। 1.22 लैम्बडा की वैल्यू 600, ये है ना, नैनोमीटर है तो 10⁻⁻⁹ बाय डी की वैल्यू 2, तो 2 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू 1.22 3.66, ये आंसर हो गया। ये फॉर्मूला लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मिल जाता है, ये हमें वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। 11 की किताब में 48 नंबर के पेज पे बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस दिए है, v² इक्वल्स टू u² प्लस ट्वाइस as, ये लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें दी है, इनिशियल दी है, हाइट निकालनी है। तो फाइनल कितनी है देखो 80, रख दो यहाँ पे 80², इनिशियल कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू 10, s की वैल्यू h के बराबर, ये हो जाएगा 1600 इक्वल्स टू 400, सॉरी 18 का स्क्वायर, एक मिनट, 18 का स्क्वायर देखो 6400 इक्वल्स टू 400
प्लस 20h, ये हो जाएगा 6000 इक्वल्स टू 20h, h की वैल्यू 6000 बाय 20, 2 3 हो जाएगा, ये 300 हाइट आई। इतना सिंपल था ये, बहुत ही सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये है 15 क्वेश्चन। सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 kPa दिया है, टेम्परेचर 27 डिग्री है, आपको डेंसिटी पूछिए, आर की वैल्यू दी है। ये मैंने क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला मैंने निकाल के दिया था। वैसे तो 11 के एनसीईआरटी में 326 पेज पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला निकाल लेते हैं क्विकली। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी, ऐसे ही होता है ना। तो पी एम डब्ल्यू बाय आर टी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी, ये हो जाएगा। तो डेंसिटी इक्वल्स टू पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी। प्रेशर कितना दिया है 249, किलो पास्कल है तो 10⁻³ यहाँ पे गलती करेंगे स्टूडेंट। मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन गैस दिया है, हाइड्रोजन स्टैंड फॉर H2, हाइड्रोजन क्या होता है H2 गैस, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 आइटम है तो 2 × 1 लेना है। ठीक है, सो ये 2 ग्राम रहता है तो 10⁻³ यहाँ पे जिसने 1 लिख दिया हाइड्रोजन का वो गलत हो जाएगा, क्योंकि डायटोमिक गैस है ना हाइड्रोजन, तो H2 लिखना, 2 आना चाहिए वहां पे। देखो अब आगे, R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर की वैल्यू 27 प्लस 273 केल्विन में कर दिए तो 300 केल्विन, ऐसे होगा। कैलकुलेट करो इसे, ये तो 25 × 2 5 ही लग रहा मुझे, 24 ऑन ये कैंसिल करके ये कैंसिल कर देता हूं मैं, ये हो जाता नियरली 500 अपॉन 8.3 × 300, अप्रॉक्स कर रहा हूं मैं, ये 300 कैंसिल होगा, ये होगा 5 अपॉन 8 3 24, 2.4, 5 अपॉन ये आ रहा लगभग देखो 5/25, ठीक है, विच इज 5/24 विच इज नियरली इक्वल टू 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप U कितना दिया है, U 23592 इज बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन, क्या क्या मिलता है हमें, क्रिप्टॉन 36 89 प्लस ये मिलता है बेरियम 56 144 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। ये होती है रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, किताब में लिख के दी थी 12 की किताब में 452 पेज पे भी दी है रिएक्शन, सेम रिएक्शन। तो अगर ये ऐसे होता है तो ये बाय प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, 3 न्यूट्रॉन मिल गए, ये 3 न्यूट्रॉन, ये क्रिप्टॉन मिल गया, बाकी क्या बचा है अब बताओ, ये कौन सा ऑप्शन है, 4th, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, पीएन जंक्शन डायोड में विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर किसकी वजह से होती है, रिवर्स बायस की वजह से होती है। पीएन जंक्शन डायोड जिसमें पी टाइप एन टाइप हम करते हैं, मीन्स कंबाइन करते हैं, पीएन जंक्शन बनाते हैं, ये ऐसे होता है। 12 की किताब में दिया भी 480 पेज पे इसके कंप्लीट है। ठीक है, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये आपकी किताब में मैंने 3 पॉइंट लिख के दिए थे, याद होंगे तो। कौन से, एक कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन
डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में π/2 का फेज डिफरेंस, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में π/2 का फेज डिफरेंस, बट डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में मैं फेज डिफरेंस चेक करूं तो π/2 प्लस π/2 दैट इज पाई रेडियन। ये लिख के भी है एनसीईआरटी की किताब 349 पेज पे, डायरेक्टली सेंटेंस ही है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन π/2, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पाई। ठीक है, चलो आगे। आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 is subjected to magnetizing field of 1200 एम्पियर पर मीटर। परमेबिलिटी ऑफ मीडियम ऑफ रॉड, ये इस पेज पे फॉर्मूला इसके लिए जो लगता है वो 12th में 190 पेज पे फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई, ये होता है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का है तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 1 प्लस काई की वैल्यू 599। करो सॉल्व इसे, कितना होगा देखो, म्यू इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600, ये हो जाएगा 24 पाई इंटू 10⁻⁻5, और ये भी लिख सकता हूं मैं 2.4 पाई ऑप्शंस के हिसाब से इंटू 10⁻⁻4, टी टेस्ला मीटर एम्पियर (-1), ये फोर्थ ऑप्शन सही है, आ जाएगा आपको। ऐसे करना है। देखो नेक्स्ट, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2। देखो जब हम टेम्परेचर पढ़ते हैं उसमें होता है हीट कैपेसिटी, सो Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। सेम मटेरियल है तो S भी सेम होगा, डेल्टा टी भी सेम होगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट मासेस तो नहीं दिए, तो मास इक्वल टू रो वी इंटू एस डेल्टा टी। रो वी लिख सकता हूँ मैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से, रो भी सेम होगा। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो Q इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस डेल्टा टी। आई कैन से दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, Q is directly proportional to R cube. Q2 by Q1 equals to R2 by R1 raised to the power 3, 1.5 raised to the power 3 और 3/2 raised to the power 3, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो Q2 equals to 27/8 टाइम्स Q1। सिंपल है रिलेशन, ये है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो सबसे आसान, एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया है ये, बट ये पुली मास सिस्टम सिंपल होता है, हमने तो कांस्टेंट वगैरह वाले भी चेक कर लिए थे। सिंपल, F नेट बाय M टोटल, इससे सॉल्व कर लो। ये एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F नेट बाय M टोटल। नेट फोर्स कितना लगेगा, इस तरफ 6G इस तरफ 4G, तो देखो नेट फोर्स 6G माइनस 4G, टोटल मास 6 + 4 10, तो ये आ जाएगा 2G/10 और 2 5 10 होता है G/5। इतना सिंपल है, सेकंड ऑप्शन है इसका ये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आता है, सेकंड। ठीक है, आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ के लिए, एनसीईआरटी में 336 पेज के ऊपर ये फॉर्मूला जो है ना, डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है, प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करना है। मीन फ्री पाथ के लिए 1/√2 n पाई d², आ गया फैक्चुअल क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, जिन्होंने भी एनसीईआरटी में से लर्न कर लिया अच्छे से हो जाता। चलो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट इतनी है, दैट इज P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल सिचुएटेड ऑन लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डायपोल एक्सिस इज। 12 की किताब में 56 पेज पे इसका फॉर्मूला है, आपकी किताब में भी फॉर्मूला लिख के है। अगर समझो आर्बिटरी कंडीशन है, डायपोल है ये, एंड हाँ रिवीजन में अभी 15 दिन पहले भी ले लिया था ये, -Q + Q है। आपको अगर एक आर्बिटरी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला था 1/4πε0 P cos θ/r², लिख के दिया है फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹। P की वैल्यू कितनी दी है 16,
इंटू 10⁻⁻⁹। कॉस कितना है 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी दी है रेडियस 0.6 स्क्वायर, तो ये 8 निकल के आएगा, ये आ जाएगा 72 इंटू 72 ही सिर्फ, क्योंकि ये -9 + 9 कैंसल, 0.6 का स्क्वायर 36, तो 0.36, ये हो जाएगा 7200 अपॉन 36, 36 2 जा 200, आंसर आ गया, पोटेंशियल 200 वोल्ट। सिंपल है, ये फॉर्मूला याद है तो आसान है। इक्वेटोरियल पे 0, एक्सियल पे थीटा की वैल्यू 0, तो 1/4πε0 p/r², फॉर्मूले थे इलेक्ट्रिक डायपोल के, इससे ही मैग्नेटिक के भी आते थे। ठीक है, स्ट्रेस के डायमेंशन बहुत सिंपल क्वेश्चन, 11th के पहले लेक्चर में ये पढ़ाया जाता है। वैसे तो एनसीईआरटी किताब में पीछे आपको बहुत सारे क्वांटिटीज के यूनिट डायमेंशंस लिख के दिए, उसमें प्रेशर एंड स्ट्रेस के सेम ही लिख के दिए, इतने होते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है m1 मास इंटू एक्सेलरेशन L1 t-2 अपॉन एरिया डेट इज L2, कितना आ जाएगा ये m1 L-1 t-2। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आ रहा है। नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज दिस वैल्यू इन ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सिंपल रिलेशन, कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड करो, 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻1/1.6, ये आता है 0.6 इंटू 10⁻⁻1, 0.06, ये आंसर है सेकंड। सिंपल आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ये है बीट्स के अंदर, बीट्स के लिए एक सॉल्ड एग्जांपल भी दिया है 11th की किताब में, वेव्स यूनिट में 384 पेज पे। क्या दिया है, ए एंड बी दो स्ट्रिंग्स है, सेम मटेरियल से बनी है, आउट ऑफ ट्यून 6 बीट्स बना रही है, टेंशन ऑफ बी स्लाइटली डिक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530, एन ऑफ ए लिख लेता हूं मैं 530, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला 1/2L √T/μ, और फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ टेंशन। तो टेंशन बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती, टेंशन कम हो गया फ्रीक्वेंसी कम होती। ठीक है, अब देखना ध्यान से सुनना, टेंशन ऑफ बी स्लाइटली डिक्रीज, बी का टेंशन हमने डिक्रीज किया तो बी का फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, बीट फ्रीक्वेंसी बट इंक्रीज हो रहा है, मींस ए अगर बड़ा है बी को हमने डिक्रीज किया तो ही गैप बढ़ेगा ना Na एंड Nb में से, तो बीट फ्रीक्वेंसी होता है Na डिफरेंस Nb, डायरेक्ट Na माइनस Nb हर बार नहीं लगाना है, बट इस केस में आप देखो क्या होगा, सिंस n ऑफ b इज लेस देन n ऑफ a, Na माइनस Nb इक्वल टू 6। बीट्स की 3 मेथड पढ़ाई थी मैंने, एक बाय लोडिंग वैक्स, एक थी फाइलिंग वाली। ठीक है, एंड ये तो अब जनरल ही क्वेश्चन है, उससे भी सिंपल। ठीक है, तो Na माइनस Nb इक्वल टू 6, Na की वैल्यू Na की वैल्यू 530, Nb की वैल्यू निकालना है, 530 माइनस 6 524 हर्ट्ज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आ जाएगा। नेक्स्ट, कलर कोड 12 की किताब की 103 पेज पे लिख के दिया। वैसे तो इसे याद रखने का सिंपल एक तरीका भी होता है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, उससे आप एक एक याद रख सकते हो। देखो उस टेबल से येलो के लिए कितना होता है 4, ठीक है, उस टेबल से येलो के लिए कोड होता है 4, वॉयलेट के लिए 7, ब्राउन के लिए 1, गोल्ड के लिए ±5%। ये हमने नंबर्स देख लिए टेबल से। अब इनको लिखना कैसे होता है, 47 इंटू 10 की पावर ये ब्राउन वाला दैट इज 1 ±5%, गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10%, ये कितना होगा 470 ±5%। ये आ गया रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टर के लिए ये यूज करते हैं कलर कोड, है ना, ये चार्ट लिखा हुआ, उससे इतना सिंपल है।
तो 2 साल पहले भी क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा अलग था, टफ था वो। अब यहाँ पे तो उससे भी इजी है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट ब्रीवेस्टर लॉ के ऊपर बेस्ड है। वेव ऑप्टिक्स में हमने एक ब्रीवेस्टर लॉ पढ़ा था, म्यू इक्वल्स टू tan IB, यहाँ पे IB लिखा है। टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये है हमारा मीडियम, ये है नॉर्मल। ठीक है, लाइट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये सफेद है लाइट, ये होगा रिफ्रैक्ट। ठीक है, आई पे आया था, ये हो गया रिफ्रैक्ट R, एंड कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो देखो ये I की वैल्यू कहां से लेके कहां तक हो सकती, देखो ये डिपेंड करेगी इस म्यू के ऊपर। म्यू कितना होगा वो हिसाब से I हम डिसाइड कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये एंगल कम से कम कितना होना चाहिए, देखो यहाँ पे 1 रखो इक्वल्स टू tan IB, tan कितना 1 होता है 45, तो IB की कम से कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए 45। एंड मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक। एंड ये I बढ़ा के यहाँ पे मैक्सिमम हम बढ़ा सकते हैं 90 तक। मीन्स स्टार्ट होता है ये 45 से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है 45 से, एंड कब तक जा सकता है 90 तक। तो ये है सही आंसर। डायरेक्ट 0 से 90 मत लिख लेना, वैसे तो ऑप्शन भी दी, बट अगर रहता तो बहुत सारे बच्चे उसमें फंस जाते थे। तो यहाँ पे ये समझ में आए 45 से 90 तक, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, मीडियम के अंदर उसकी कैपेसिटेंस है 6 μF। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैंने प्लेस कर दिया तो कैपेसिटेंस 30 μF होता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो कैपेसिटेंस के अंदर 12 के किताब में 75 पेज पे दिया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में फॉर्मूला दिया है इसका। तो ये जो भी मैंने नंबर्स लिखे पहले ही बताया मैंने कि इसके फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे। देखो अब कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 KA/D, बट हमें इससे अच्छा ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी इन एयर, ठीक है, कैपेसिटी इन मीडियम इक्वल्स टू K टाइम्स कैपेसिटी इन एयर। फॉर्मूला लिख के दिया था, बताया था ये ऐसे क्यों होता है, स्लैब इंसर्ट करते कैसे चेंजेस आते हैं वो पता था। तो कैपेसिटी इन मीडियम लिख लेता हूं मैं 30, K टाइम्स कैपेसिटी इन एयर कितनी थी 6, K की वैल्यू 30/6 दैट इज 5। अब आते हैं म्यू एप्सिलॉन के ऊपर, एप्सिलॉन इन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K, बहुत ही बेसिक। तो 5 इंटू एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 करो ये मल्टीप्लाई, 5 8 × 40, ये आंसर आता है मल्टीप्लाई करोगे तो। इतना सिंपल है। तो पहले कैपेसिटी से K निकाला, एप्सिलॉन 0 K करके परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल ली, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते कुछ। चलो देखो, रोटेशनल मोशन नाम की यूनिट में टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल्स टू R क्रॉस F। R कितना है 2K, F कितना है 3J, 2K क्रॉस 3J 6K क्रॉस J, ये पता है ना आपको। देखो I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस K I होता है, K क्रॉस I J होता है, बट उल्टा अगर हम आते हैं तो माइनस होता है। K क्रॉस J इक्वल्स टू कितना होता है माइनस I। लिख दो ये K क्रॉस J को माइनस I, देखो क्या होगा 6 इंटू माइनस I और माइनस 6I। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख के था टॉर्क R क्रॉस F होता है, पढ़ाया भी था। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर भाई। नेक्स्ट, मीटर ब्रिज जो है उसकी थ्योरी यहाँ पे दी है, बट यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगता है। देखो वायर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप में वायर डाल दी मैंने, मीटर ब्रिज ने बैलेंस किया 10 ओहम रेजिस्टेंस इन राइट गैप, एंड ये था ऐसे कुछ, ये है वायर रेजिस्टेंस वायर, गैल्वानोमीटर लगाए
यहाँ पे टच किए, कितने में डिवाइड कर रहा है ये? 3:2 में, 3:2 में डिवाइड कर रहा है ना। तो अब ये अननोन रेजिस्टेंस कितना होगा ढूंढ लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां से ही कर सकते हैं। R/10 इक्वल्स टू 3/2। R की वैल्यू आई 15 ओहम। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ओहम आई, मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लेता हूं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, दैट इज 15 अपॉन, ठीक है, ये होगा 1.5, तो ये निकल के आता है 10। इफ लेंथ ऑफ वायर इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये निकाल लिया, देन लेंथ ऑफ 1 ओहम ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज, अब देखो 15 ओहम के लिए 1.5 लेंथ थी, तो 1 ओहम के लिए कितनी होगी? 15 के लिए 1.5 थी, तो 1 के लिए कितनी लेंथ होगी? ये नहीं भी किया तो भी चल जाता, सिंपल है। 15 ओहम रेजिस्टेंस है, 15 के लिए लेंथ थी 1.5, तो 1 ओहम के लिए लेंथ कितनी आएगी? तो ये x इक्वल टू कितना होगा? 1.5 इंटू 1/15, 0.01, ठीक है, सॉरी 0.1। ये कौन सा ऑप्शन है? और 10⁻⁻1 मीटर, ये ऐसे करना था। 15 ओहम के लिए इतनी, तो फिर 1 के लिए कितना? 10⁻⁻1, दिस इज सेकंड आंसर इज करेक्ट, ये था, ठीक है, आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब ये ही एक प्रॉब्लम था, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में थ्योरी नहीं दी है, बट हाँ आपके किताब में लिख के दिया था मैंने, एंड जो रेफरेंसेस थे हमारे उसमें भी ये था। ट्रांजिस्टर के 3 लेयर होते हैं, कलेक्टर, बेस, एमीटर, ठीक है। बेस सबसे थिन होता है, स्मॉल होता है, लाइटली डोप्ड होता है, वही हमें पूछा था। बेस, एमीटर, कलेक्टर शुड हैव सेम साइज नहीं रहती, अलग अलग रहती है, ये गलत है। एमीटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर रिवर्स बायस, ऐसे रहता है, ठीक है, एक्टिव कंडीशन में। तो यहाँ पे दोनों फॉरवर्ड बायस दिए हैं, ये भी गलत। बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, सही है। एंड फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन नहीं होते, हर एक के अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलो फिर ईएम वेव नाम का यूनिट है 12th में 276 पेज पे, ये डायरेक्ट दिया है। जब भी हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी और एनर्जी की, इंटेंसिटी और एनर्जी की, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम कंट्रीब्यूशन होता है। कब? एनर्जी के अंदर। अगर सिंपल रेशियो निकाले तो सी ऐसे निकल के आएगा, बट जब भी हम एनर्जी के लिए बात करेंगे, एनर्जी के अंदर दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, सेम कंट्रीब्यूशन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट। नेक्स्ट, चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है 7.5 10⁻⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दी है। मोबिलिटी पूछिए, 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का यूनिट है, 101 पेज पे ये इसका फॉर्मूला दिया है। मोबिलिटी म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻10, ये 6 हो जाता है, ये 2.5 इंटू 10⁻⁶। आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपल, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज दिस distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at point 15 centimeter from center of sphere? Center of sphere से 15 सेंटीमीटर पे, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, किताब में भी मैंने भी लिख के दिया था। पोटेंशियल आउटसाइड के लिए k/r और 1/4πε0 q/r। 1/4πε की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ क्यूब 3.2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन r, 15 सेंटीमीटर है। कितना हो जाएगा ये? 15 6 0.6, ये कर लो अब मल्टीप्लाई।
इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे फील्ड होनी चाहिए। फील्ड लिखता हूं मैं, फील्ड के लिए फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना होगा। अरे पॉइंट कितना है 15 सेंटीमीटर, 0.15 का स्क्वायर, पंद्रह का स्क्वायर 225 इंटू 10⁻⁻⁴। करो अभी ये कैलकुलेट, कितना निकल के आएगा। यहाँ पे क्यू भी एक बाकी था, 10⁻⁻7 है ये है -7, ये भी -7 है। तो आपने कैलकुलेशंस करना, ये आंसर निकल के आता है, ठीक है, रहेगा याद है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सिंपली यूज करना था। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, क्यू की वैल्यू दी है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 एंड 15 सेंटीमीटर है तो 0.15 का स्क्वायर, और कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ाए थे हमने, और आपको पता भी होंगे 11th में 29 पेज पे रूल्स है। 9.9 माइनस 0.0099, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.99 माइनस 0.0099, ये होता है 1, ठीक है, 1, यहाँ पे एक 1 आ जाएगा। 19 में से, सॉरी 9 में से एक हटा दो, 8, ये 9, ये आ जाएगा 9.9811। बट जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो उसमें एक बात आपको याद रखनी होती है कि जिनको हम ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट और मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल्स होंगे और मिनिमम नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल, उतने ही डिजिट आंसर में आने चाहिए। तो ये 9.9811 में इन दोनों में देखो, डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट है, 0099, यहाँ पे 2 ही डिजिट है, मिनिमम कितने हैं 2, तो इसमें भी 2 ही डिजिट दिखने चाहिए, ये 11 नहीं दिखना चाहिए। इसे क्या करना होता है? राउंड ऑफ, राउंड ऑफ के रूल यूज करो, इट इज लेस देन 50। तो अगर मैं इसे निग्लेक्ट भी कर दूं तो वैसे मीन्स ये पिछला नंबर वैसे ही बाकी रहेगा, दैट इज 9.98। अगर ये 50 से बड़ा रहता तो ये 9.99 आता, ठीक है, 50 रहता तो ये इवन है तो वैसे ही रहने देते, ऑड है तो प्रीवियस नंबर 1 से बढ़ाते हैं। ये है ना राउंड ऑफ के रूल्स बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे करते हैं। तो 9.98 सही आंसर फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। YDSC सेपरेशन बिटवीन सोर्सेस इज हाफ, मीन्स स्मॉल डी को क्या किया हमने, d/2, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज डबल्ड, कैपिटल डी को ट्वाइस डी कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? वेव ऑप्टिक्स नाम के यूनिट में इसका फॉर्मूला दिया है, आपके किताब में भी लिख के है। फ्रिंज विड्थ इक्वल्स टू लैम्बडा d/d, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो देखो B2 की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा इंटू ट्वाइस डी अपॉन d/2, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स लैम्बडा d/d। लैम्बडा d/d इज नथिंग बट बीटा, तो 4 टाइम्स बीटा, मीन्स कितने गुना बढ़ गई फ्रिंज विड्थ? 4 गुना, 4 टाइम्स। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कैलकुलेशन है भी नहीं वैसे पेपर में, सिंपल कैलकुलेशन है। चलो आगे देखते हैं। देखो A एंड B है, इक्वल कैपेसिटी के सिलेंडर्स हमने कनेक्ट किए हैं एक कॉक के हिसाब से, ठीक है। गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर है A के अंदर, यह है B इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, इसमें कुछ भी नहीं है। एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, इसको मैंने थर्मल इंसुलेशन लगा दिया है सिस्टम को। स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। एक तो थर्मल इंसुलेशन है तो हीट ट्रांसफर 0 होगा, एंड जो ये ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना, क्विकली प्रोसेस होती है, वो एडियाबैटिक में आती है। एग्जांपल बताए थे हमने, बस्टिंग ऑफ टायर फट गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पे भी कॉक ओपन कर दिया, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा नहीं, चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी कम ज्यादा हो सकता है, एडियाबैटिक प्रोसेस रहेगी, नो हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम का सराउंडिंग के साथ।
इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे थोड़ा लिख के दिया है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, थोड़ा दिमाग लगा के आप ये भी बता ही सकते थे। ठीक है, चलो आगे। ये एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है, बचपन से बहुत बार इस फॉर्मूले को देखते हो आप। एनर्जी इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एनर्जी मास रिलेशनशिप। मास देखो 0.5 ग्राम है 10⁻³ माइनस में, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 0.5 × 10⁻³ 3 का स्क्वायर 9, 10⁻16, 4.5 × 10⁻13। आगे इतना इजी, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिख के भी दिया है फॉर्मूला 12th में 42 पेज पे। ठीक है, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिलरी ट्यूब आर रेडियस है, वाटर में इंसर्ट की हाइट एच तक जा रहा है एंड मास है 5, रेडियस ट्वाइस आर कर ली तो मास कितना होगा? मास एंड रेडियस से रिलेशन पता है आपको? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट और रेडियस, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सॉरी, कैसे लिखते हैं हम? देखो m इक्वल्स टू रो भी लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो रो ही, रो इंटू एरिया इंटू h, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या होती है 2t cos थीटा बाय रो आर जी, आर आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, m2 बाय m1, r2 बाय r1, r2 की वैल्यू ट्वाइस आर, r1 की वैल्यू r, m2 बाय मास पहले था 5 इक्वल्स टू 2, m2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 ग्राम। ये है, तो ये रिलेशन था, उसके ऊपर से क्वेश्चन है 10 ग्राम, सिंपल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्क्रू गॉज, इसके ऊपर तो वीडियो भी बना रखा है स्क्रू गॉज के ऊपर हमने, इसका भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में होता है ये। लिस्ट काउंट दिया है 0.01 मिलीमीटर, 50 डिविजन्स दिए हैं, पिच निकालनी है, तो पिच इक्वल्स टू होता है, पिच इक्वल्स टू लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, जो डिविजन्स होते हैं। लिस्ट काउंट बहुत बार 0.01 रहता है, एंड यहाँ पे भी दिया है स्क्रू गॉज का 0.01, वर्नियर कैलिपर का 0.1, ये है ना। तो देखो लिस्ट काउंट है 0.01, नंबर ऑफ डिविजन्स है 50, तो ये 50 इंटू 0.01 दैट इज 0.5 मिलीमीटर, ये आ जाएगा, एक जीरो कैंसल, 0.5 मिलीमीटर आ गया पिच। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है स्क्रू गॉज, ये होता है पिच। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, सेमीकंडक्टर्स में 12th में 493 पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस करना था। देखो ये अगर ए है, नॉट गेट लगाया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखो मैं शॉर्ट से सॉल्व करके बताता हूँ। ए नॉट, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा बी नॉट, नॉट मीन्स ऊपर, नॉट गेट होता है ऊपर, हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे ये बन जाएगा ए और ए नॉट और बी नॉट। ठीक है, ये क्या बन जाता है ए नॉट और बी नॉट, एंड उसको भी एक नॉट लगा लिया, तो फाइनल जो y है इट इज नथिंग बट ए नॉट और बी नॉट, इसका भी नॉट, ये और है बरा, प्लस मीन्स और रहता है, पता होगा सेमीकंडक्टर में, तो ए नॉट और बी नॉट, उसका भी नॉट, ये होता है ए एंड बी, बुलियन अलजेब्रा में एंड डॉट से बताते हैं। ए एंड बी में क्या होता है, दोनों इनपुट हाई है, इनपुट अगर ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई, और एंड का टेबल याद अगर होगा आपको, तो एंड का टेबल ऐसे आता था 0 0 1 1 0 1 0 1, दोनों हाई है तो हाई, बाकी सारे लो, ऐसे होगा। ये है ए, ये है बी, ये है वाई, ए और ए एंड बी, ये टेबल देखना था आपको, और आप एक एक वैल्यू पुट करके बड़ा सा टेबल भी बना सकते हो। तो इससे मुझे ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है यहाँ पे, ये फोर्थ ऑप्शन 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1, यही मैंने सॉल्व करके दिया था ना ये। ठीक है, आ जाएगा ये। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज,
ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 kT एंड बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी 1 DOF के लिए है ये। DOF स्टैंड फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू F टाइम्स 1/2 kT। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3 तो 3 रख दो 3/2 kT। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस पेज पे ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के दिया है 333 पेज पे 11 में। अगर डायटोमिक होता तो 5, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर होता तो और 6 आता है, 7 तो रहता ही नहीं, 6/2 रह सकता था आंसर। तो ऐसे अलग अलग आंसर आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोनोएटोमिक के लिए ये, डायटोमिक के लिए अगर क्वेश्चन रहता तो सेकंड ऑप्शन होता, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सॉलिड्स विच हैव निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मींस टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होता। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे दिया है ये, इसकी थ्योरी। तो इंसुलेटर्स के अंदर एंड सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐसे होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज होते जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg are attached to two ends of rod of length 1 meter with negligible mass, center of mass of system। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला दिया है। पहले मैं रॉड निकाल लेता हूँ। सेंटर ऑफ मास के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, ये भी था उसमें से ऐसे टाइप का, सिर्फ यहाँ पे M1 M2 लिखा था। ये 1 मीटर है, ठीक है, 5 है 10 है, ये 1 मीटर है। सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहाँ से निकालना है? फ्रॉम 5 kg पार्टिकल। इसके कोऑर्डिनेट देखो 0,0, इसके कोऑर्डिनेट 1,0। सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होता है फॉर्मूला? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 x1 5 इंटू 0 है ना यहाँ पे, m2 x2 10 इंटू 1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 5 प्लस 10। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/15, ये आ जाएगा 2/3। तो 2/3 ये मीटर में आ गया, आंसर सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 2/3 मीटर, 200/3 सेंटीमीटर। 200/3 इज नथिंग बट 67 सेंटीमीटर। ये 66.66 और मैं उसे 67 भी लिख सकता हूँ। तो ये था, इसके लिए फॉर्मूला भी ये लिख के दिया है, समेशन mr अपॉन m, समेशन m। तो ऐसे था फिजिक्स का पेपर, बहुत ही ईजी था, मीन्स कंपेरेटिव टू 2 साल, पिछले 2 साल से थोड़ा इजी आ रहा है पेपर। उसके पिछले साल थोड़ा टफ था, 2018 की बात की जाए तो। जब से एनटीए पेपर निकाल रही है, आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस वेर एनसीईआरटी बेस्ड, उसकी थ्योरी और एटलीस्ट फॉर्मूला तो भी एनसीईआरटी में दिया था। एंड वैसे जितने अपने यहाँ पे टेस्ट एंड जो किताब में लिखा था मैक्सिमम इसमें से कवर किया गया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, ठीक है। एंड और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर स्कोर अच्छा आता है तो बहुत ही बढ़िया, कम भी आता है तो भी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि इस बार जो हालात थे उन हालातों के हिसाब से, मीन्स कोरोना के हिसाब से जिन्होंने पेपर दिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो भी आगे कंडीशंस आती है उनको फेस करना है। मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट।